करंट इलेक्ट्रिसिटी जी। चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जो हरकत की हालत में होगा, मोशन यानी कि हरकत, यानी कि जब चार्ज मोशन में होगा, हरकत में होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बाब आपको मुतारफ करवाएगा किसी से जी? करंट इलेक्ट्रिसिटी से एंड रिलेटेड फिनोमिना, और इससे मिलते जुलते अवामल से, सच एज कन्वेंशनल करंट, ओहम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, जॉल्स हीटिंग इफेक्ट, hazards of electricity, and safety measures. We will also learn how current or voltage is measured in a circuit by electrical devices. क्या जी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, जॉल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हजर्स यानी कि खतरात, करंट के खतरात क्या है, और फिर उनके हिफाजती इकदार या हिफाजती इकदार या बचने के तरीका का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जी है जी, इसमें करंट और वोल्टेज, इसको मेजर कैसे किया जाएगा, इसकी पैमाइश कैसे की जाएगी, ये पढ़ा जाएगा। सबसे पहले ये डायग्राम है, कहता है जी द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डायग्राम को देखें जी, ये एक सेल की डायग्राम बनी हुई है, और इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की, ये आपको थोड़े से नजर आ रहे होंगे। पी लिखा हुआ है, नहीं ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एरो से जार किया गया है, और साथ लिखा हुआ है कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग या कंडक्टर मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, जिसमें से करंट गुजर सके। तो वो ये वायर कौन सी इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से करंट गुजर सकता है। उसके बाद इसका एरिया दिखाया गया है, और फिर आई, आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? करंट को। और फिर डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई गई है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन देख लें किस तरफ को फ्लो कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन किस तरफ को है, ये भी देख लें। ये मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। इधर डायग्राम का थोड़ा बहुत मैंने कंसेप्ट दिया है कि ये जो इन्होंने इधर बनाई हुई है। सबसे पहले जी 14.1, इलेक्ट्रिक करंट। Most of the electric charge around us is bound in neutral atoms. जी, इसमें क्या कह रहा है जी कि बाउंड है, महदूद है, या अटका हुआ है। हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो बाउंड है किसके साथ? न्यूट्रल एटम के साथ। एटम क्या है जी? न्यूट्रल होते हैं। एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं, बता सकते हैं इसकी वजह? ये क्लास 9th में मैंने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होती हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल आएगा। It is not easy to overcome the electrostatic force of attraction between the nuclei and electrons in an atom. ये आसान नहीं है कि उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो जो फोर्स है उसको ओवरकम करना। जब तक हम उससे ज्यादा फोर्स नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकेगा जी। इन मेटल हाउएवर, इन मेटल ताहम, इन मेटल सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियाई एंड आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली। जी, ये आपने, ये अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री क्लास 9th में आपने बॉन्ड्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन सी बॉन्ड्स की टाइप पड़ी हुई है? आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड बनता ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो फिर क्या हुआ जी कि जो आपकी मेटल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे होते हैं जी। उसी का फायदा मतलब कि हम उठाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का।
क्यों? क्योंकि वैसे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर ओवरकम करना तो मुश्किल है, उसमें ही हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन जो आपके मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दे हैव वीक फोर्स बिटवीन देम एंड द न्यूक्लियस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन या अगर बाउंड भी हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। और इसके बारे में आपने एक 9th क्लास की केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट का, कि जो अंदर वाले मदार के ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देते हैं। इस चीज को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो बाहर वाले यानी कि अट्रैक्ट तो हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं। यही बात वो यहाँ पर कर रहा है कि वीक फोर्सेस होती हैं। सिमिलरली इन सॉल्यूशंस सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन फ्रीली मूव। इसी तरह वो कहता है जी जो आपके सॉल्यूशंस हैं, महलूल हैं, पानी में हल हुए हुए एटम्स हैं, वो भी क्या है जी, वीक होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं चार्जेस में। When such free charges are exposed to an external electric field, जब यही चार्जेस जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है, बाहर सर्किट से कनेक्ट करके इनको करंट दिया जाता है, तो क्या होता है? दे मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक मखसूस सिमत में हरकत करना शुरू कर देती हैं एंड दस कॉन्स्टिट्यूट करंट। और वो क्या करते हैं जी, करंट बना देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर बोथ ऑफ चार्जेस एट सेम टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा होता है किस चीज से जी? पॉजिटिव चार्ज से ही पैदा होता है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो से भी पैदा होता है। या फिर वो कहता है जी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि दोनों चार्जेस ही मूव कर रहे होते हैं। आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ जाएंगे एट ए टाइम ही जी। इन मेटल्स द करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में जो है करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही पैदा होता है। नेगेटिव चार्जेस ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। लेकिन जो आपका महलूल होता है, सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या है जी, आपके चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिसोसिएट हुए होते हैं, अलग अलग हुए होते हैं। और सो द करंट इज इन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। लेकिन जो आपका महलूल है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस से ही करंट प्रोड्यूस होता है जी। अब इसकी डेफिनेशन हाईलाइट जो उन्होंने की हुई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। ये करंट की डेफिनेशन है जी। आपसे जो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज करंट, तो आप सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। और इतने से ही आपका कह लें कि गुजारा नहीं होगा, इतना लिखने से आपको सिर्फ 1 नंबर ही दिया जाएगा। साथ आपने इक्वेशन भी लिखनी है। ये वाली चीज बेशक ना भी लिखें अगर आप, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम और आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। और नेक्स्ट नीचे लिखेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ये भी लिखना जरूरी है, साथ इक्वेशन को भी हाईलाइट कर लें जी। इसके अलावा ये समझाने के लिए कहता है जी, इफ द चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू एनी एरिया इन टाइम देन द करंट आई फ्लो थ्रू इट विल बी गिवन बाय। कि अगर क्यू चार्ज जो है वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरता है एनी टाइम में, गिवन टाइम में, तो आपका चार्ज का फ्लो, जो करंट का फ्लो है, वो इस इक्वेशन के जरिए दिया जाएगा जी। If a charge of one coulomb passes through a cross-sectional area in 1 second,
देन करंट इज 1 एम्पेयर। जी ये 1 एम्पेयर की डेफिनेशन है। एम्पेयर क्या होता है? करंट का यूनिट। इसकी डेफिनेशन को भी हाईलाइट कर लें। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम passes through a cross sectional area in 1 second, then current is 1 एम्पेयर। अगर एक कॉलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में गुजरे, उससे हम क्या कहेंगे जी? एम्पेयर। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, विच आर डिफाइंड एज बिलो। जी ये आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। माइक्रो के लिए क्या आप यूज करेंगे? पावर। साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा हुआ बहुत डिटेल से। माइक्रो के लिए 10 की पावर -3 और सॉरी मिली के लिए, और माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 होती है। यूनिट तो एम्पियर ही है, लेकिन उसकी वैल्यूज बहुत बिलो होती हैं, बिलो द लाइन कह लें होती हैं, इसलिए माइक्रो और मिली में भी उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है जी, बैटरी इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ करंट। बैटरी जो है आपका करंट का एक जरिया है। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी सेपरेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपका जो जी है जी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, बैटरी के अंदर जो होते हैं केमिकल्स होते हैं, जब उनका रिएक्शन होता है तो क्या होता है जी? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या होती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग होना। जी आवाज कम करें थोड़ी सी। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस सेट्स अप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। जब आपके चार्जेस अलग-अलग होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। पोटेंशियल क्या होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ी हुई है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं। जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव अलहदा हो जाएंगे, एक साइड पर हो जाएंगे, नेगेटिव एक साइड पर हो जाएंगे। तो इनमें डिफरेंस आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इनमें क्या आ गया? डिफरेंस हो गया। डिफरेंस आ गया ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब यहां पर भी तो देखे ना कि पोजीशन इनकी जब ब्रेक डाउन हुई तो पोजीशन बन गई। ये नेगेटिव पोजीशन है, ये पॉजिटिव है। अब इनमें पोजीशन की वजह से इनमें डिफरेंस आ रहा है कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जी टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, इससे क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। ये क्लियर होगी इतनी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर वो कहता है जी व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टिंग वायर अक्रॉस द टर्मिनल। अच्छा जी, जब ये इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है तो इसके दरमियान में हम लगा देते हैं इंसुलेटर। क्या लगा दिया जाता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर से क्या होता है कि इधर से करंट इस तरफ को नहीं जाता, इधर से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को नहीं जाता। अब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस तो मौजूद है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब जब वो कहता है जी कि जब हम इसको किसी वायर के जरिए, और कौन सी वायर? जिसमें से करंट गुजर सकता है, जिसमें से कंडक्टिंग वायर लिखा हुआ ना, ये कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट गुजर सकता है, जब वो हम इसके टर्मिनल, एक ये टर्मिनल है पॉजिटिव का कह लें, ये नेगेटिव का कह लें, दो टर्मिनल है।
इन टर्मिनल्स को जब हम, वो कहते हैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ को मूव करते जाएंगे इस वायर के जरिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा स्टोर हुए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे आप कहेंगे जी सेल खत्म, बैटरी खत्म हो गई है, सेल खत्म हो गए हैं, यही कह देते हैं ना आप आम जुबान में। असल में होता क्या है, उनमें डिफरेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो आपकी चार्जेबल होती हैं वो आप क्या करते हैं, फिर करंट के जरिए दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देते हैं, वो फिर स्टोर हो जाते हैं, दरमियान में इंसुलेटर लगा होता है, इधर से तो वो गुजर नहीं सकते, वो चार्जेबल जो होती हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ को करवा देते हैं। क्लियर है ये इतना कंसेप्ट? अब इसकी मैं थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ नेक्स्ट जी। The chemical energy of the battery changes to electric potential energy. The electric potential energy decreases as the charges move around the circuit. जैसे जैसे वो सर्किट से मूव करते जाएंगे क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी उसकी एनर्जी। This electric potential energy can be converted to other useful forms of energy. अब इसी एनर्जी को वो कहता है जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ना किसी दूसरी एनर्जी की किस्म में। जैसे कि इस ये सर्किट एक दिखाया, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी थी उसको, उसके दरमियान में हमने एक लैंप लगा दिया, बल्ब लगा दिया है, वो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, यानी कि लाइट पैदा होगी, और लाइट क्या है, एक एनर्जी है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने किस लिए इस्तेमाल कर ली, लाइट एनर्जी के लिए, या फिर हीट के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। हीटर वगैरह जो होती हैं वो भी बिजली से हीट पैदा होती है ना, तो इसलिए वो कहता है जी कि हम हीट के लिए, लाइट के लिए, या फिर साउंड के लिए, जो स्पीकर वगैरह है वो साउंड एनर्जी है, वो भी तो बिजली से चल रही है ना, तो वो कह रहा है कि हम किसी भी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें डिजायर है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ओनली द एनर्जी विच चेंजेस फ्रॉम बट द चेंजेस फॉर्म्स, इट इज द ओनली एनर्जी विच चेंजेस द फॉर्म। कहता जी ये वो वाद एनर्जी है जो अपनी शक्ल बदल लेती है, पहले करंट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, फिर लाइट एनर्जी में चेंज हुई, वो हीट एनर्जी में भी चेंज हो सकती है, अपनी शक्लें बदल रही है ना, फॉर्म शक्ल को कहा जाता है, FORM फॉर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, शेप, शक्ल। बट द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज एंड द चार्ज ऑन ईच कैरियर्स ऑलवेज रिमेन द सेम। लेकिन आपके जो कैरियर है, कैरियर यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन। कैरियर जो है लेके जाने वाले को कहते हैं, जो चीजें आपके जो जैसे बसें वगैरह हैं वो आपकी कैरियर है, मुसाफिरों को इधर से लाहौर तक लेगी, लाहौर से इधर वापस ले आई, ठीक है ना, मुसाफिरों को, तो वो कैरियर है आपका। इसी तरह यहाँ पर चार्ज को कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो आपके कैरियर जो है वो कहते हैं जी ऑलवेज रिमेन द सेम, चार्ज कैरियर्स आर नॉट यूज्ड अब, वो इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ एनर्जी इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इस्तेमाल होगी, एक शेप से दूसरी शेप में एनर्जी चेंज होगी, लेकिन जो आपका कैरियर है यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बदल कर प्रोटॉन में चेंज हो जाए, न्यूट्रिनो में चेंज हो जाए, प्रोटोनियो में चेंज हो जाए, नहीं, वो सेम ही रहेगा, सिर्फ एनर्जी की शेप बदलेगी। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी यूज द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बजाय कि हम इसको कहते हैं जी, वो कहता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहने के बजाय हम इसकी टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज पर कितनी एनर्जी है। जी ये अब स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बैटरी एज अ करंट सोर्स, ये काफी पहले भी डिस्कस कर दिया, अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये इसको सारी चीजों को पढ़ लें। ये देखें, ये थोड़ा सा आया है, ये देखें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एरो देखें किस तरफ को जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ।
लेकिन साथ ही उन्होंने देखें जी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में शो की हुई है, यानी कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये पहले कंसेप्ट था लेकिन ये गलत है। मेटल में आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है। अब कन्वेंशनल करंट डिटेल से ही आ गया जी। बिफोर द आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के आइडिया से पहले विच कॉन्स्टिट्यूट करंट इन मेटल, जो कि मेटल के करंट की वजह है। इट वाज थॉट, ये सोचा जाता था, दैट करंट इन कंडक्टर्स फ्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। देयरफॉर दिस कन्वेंशन इज स्टिल यूज्ड, इसलिए इस रवायत को अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रवायत को अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम द फॉलोइंग एनालॉजीज। जी देखते हैं अब एनालॉजीज क्या है जी। कहते हैं वी नो दैट व्हेन द एंड्स ऑफ हीटेड कॉपर वायर आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। हीटेड गर्म जो कॉपर की तार है वो दोनों एंड्स पर क्या है जी, डिफरेंट टेम्परेचर रखती है। हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम द एंड एट हाई टेम्परेचर टू द एंड ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो हीट क्या है, हायर से लोअर की तरफ आती है। ये कंसेप्ट पहले भी काफी मैंने समझाया हुआ है। इसके लिए एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं किचन वगैरह में, तो वो जो कह लें कि चमचा वगैरह है जिससे आप हांडिया वगैरह को पका रहे होते हैं, तो वो जिस जगह से आपने उसको पकड़ना है, हैंडल है जो उसका, वो तो नहीं आग के अंदर या आग के ऊपर होता है, साइड पर ही होता है, लेकिन वो भी हीट अप हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि मेटल में हीट या करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा होता है। द फ्लो स्टॉप्स व्हेन बोथ एंड्स रीच एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन वो कहता है जी कि दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है जब सेम हो जाता है तो आपका फ्लो रुक जाता है। वाटर इन अ पाइप आल्सो फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसी तरह पानी क्या है कि वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो कर रहा होता है, लेकिन जब दोनों तरफ लेवल इक्वल हो जाता है तो पानी का फ्लो रुक जाता है। सिमिलरली व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टिंग टू अ बैटरी, इसी तरह वो कहता है कि जब एक कंडक्टर बैटरी के साथ अटैच होता है, इट पुशेस चार्जेस टू फ्लो करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब आपका कंडक्टर क्या होता है जी, बैटरी के साथ अटैच होता है, तो ये पुश कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को एक, ताकि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएं। लेकिन जब दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर फ्लो नहीं होगा। The flow of current continues as long as there is a potential difference. करंट उस वक्त तक फ्लो करेगा जब तक डिफरेंस होगा, लेकिन जैसे ही डिफरेंस खत्म होगा करंट का फ्लो रुक जाएगा। जी अब कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन देख लें। ये पहले भी काफी दफा अभी पढ़ते हुए मैंने समझा दी है। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का बहाव जो है किसी भी बैटरी का, ऑफ अ बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको रवायती करंट कहा जाता है, क्योंकि पहले सोचा ये जाता था जब तक हमने इलेक्ट्रॉन को देख नहीं लिया। कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट कहता है जी जो कन्वेंशनल है वो भी सेम ही इफेक्ट करता है, सेम ही काम करता है जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वाला कर रहा होता है। जी नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया द मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट की पैमाइश कैसे करनी है उसके बारे में। हाउ वी कैन हाउ कैन वी कम टू नो दैट करंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अ कंडक्टर। ये थोड़ा सा फ्रेज है इधर, कम टू नो।
इसका मतलब होता है जानना, पूरे का, अंडरलाइन कर लें। कि हम कैसे जान पाएंगे कि करंट पैदा हो चुका है कंडक्टर में। जी बताएं आप, कैसे पता चलेगा? क्या हम वो तार को पकड़ के देखेंगे कि करंट है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं होगा। नहीं तो वो डायरेक्टली ये मौत को आवाज देने वाली बात है ना, कि हाँ भाई डायरेक्टली तार को आग लगा के देखें, हाँ भाई। और ठंडे गर्म का तो देख सकते हैं कि चीज ठंडी है या गर्म हाथ से। अब करंट का तो नहीं देखना इस तरीके से। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, वी यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए हम मुख्तलफ इलेक्ट्रिक आलात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, विच डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, जो डिटेक्ट करता है करंट को किसी भी सर्किट में। सबसे पहले कौन सा है जी? गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर आर सम कॉमन एग्जांपल्स। गैल्वेनोमीटर और एमीटर आम मिसालें हैं किसकी जी? ऑफ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, करंट को मापने वाले आलात की। जी सबसे पहले गैल्वेनोमीटर आ गया जी। कहता है गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा हसास होता है। सेंसिटिव का मीनिंग लिख लें, हसास, जो कि डिटेक्ट कर लेता है करंट को इन अ स्मॉल, बहुत कम करंट भी होगा तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। अ करंट ऑफ few milliamperes is sufficient। मिली एम्पियर्स का करंट भी हो गया तो वो काफी होगा किसके लिए? टू काज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट। जी गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है इस तरह करके, वो इस तरह मूव कर रही होती है। आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिक वाले जो हमारे यहाँ इधर हैं, विलेज में भी है हमारे, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो उनके पास ये मीटर होता है। और ये जो सुई होती है जैसे घड़ी की सुई है, इसी तरह होती है। वो कह रहा है कि मिली एम्पियर्स में भी अगर करंट हुआ तो उससे क्या होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगी, कि फुल स्केल ये यहां से मूव करता हुआ इस तरफ तक आ जाएगा, सिर्फ मिली एम्पियर्स में भी करंट होगा तो। while making the connection, polarity of the terminals of the galvanometer should be taken into consideration। लेकिन पोलैरिटी को, गैल्वेनोमीटर बनाते हुए पोलैरिटी को मद्देनजर रखना जरूरी है। जनरली द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विद रेड कलर, गैल्वेनोमीटर की डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं अब वो, कि आमतौर पर जो टर्मिनल होता है गैल्वेनोमीटर का रेड कलर के साथ शोज द पॉजिटिव पोलैरिटी। रेड कलर वाले क्या करते हैं जी? पॉजिटिव पोलैरिटी को शो कर रहे होते हैं। वाइल डैट ऑफ विद ब्लैक कलर शोज द नेगेटिव पोलैरिटी। जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव पोलैरिटी को शो करता है। एनी आइडियल गैल्वेनोमीटर should have very small resistance to pass the maximum current in the circuit। जो आइडियल गैल्वेनोमीटर होगा उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। ये आपको बता दूं, इसमें जो आप वायर्स इस्तेमाल करेंगे वो भी आला क्वालिटी की करेंगे। हमारे यहाँ घरों में जो इस्तेमाल होती है वो कॉपर की वायर होती है, और जो वापडा की तरफ से लगी हुई है खंभों के ऊपर, वो कौन सी है? एल्युमिनियम की है। और सबसे बैड कंडक्टर है वो, सबसे ज्यादा एनर्जी जाया होती है उसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से वो लगाई जाती है। तो इसके अंदर वो कहता है जी हमने वो वायर इस्तेमाल करनी है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ताकि हम मैक्सिमम करंट मेजर कर सकें। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई वायर में तो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी नहीं कि करंट कितना है।
आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। जी, गैल्वेनोमीटर ही जो है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, रद्दो बदल, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना, रद्दो बदल करना, थोड़ी बहुत रद्दो बदल करके हम उसको किस में चेंज कर लेते हैं, एमीटर में। A large current of the range such as 1 ampere or 10 ampere can be measured by means of ammeter। लार्ज स्केल का जो करंट होता है वो हम किसके जरिए मेजर कर सकते हैं, एमीटर के जरिए। जी, कहते हैं लाइक गैल्वेनोमीटर एमीटर इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर की तरह एमीटर भी सीरीज में जुड़ा होता है। इसका जो सर्किट होता है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आल्सो पासिस थ्रू द एमीटर। और जो करंट होगा वो सीरीज में जुड़ा होने की वजह से एमीटर में से भी गुजरेगा। सीरीज का कह लें कि एक ही पाथ होगा। सीरीज का बेसिक कंसेप्ट दे दूं, आगे जाके हमने डिटेल से पढ़ना है। अगर सीरीज और पैरेलल की बात करें ना, तो सीरीज में आपका रास्ता एक ही होगा करंट के गुजरने के लिए। ये जो डायग्राम बनी इसमें देखें कि अगर करंट है, अगर इस तरफ से देखें ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से फ्लो कर रहे हैं, तो वो हर चीज में से गुजरते हुए, चाहे बल्ब है, चाहे वो एमीटर है, चाहे नाइफ स्विच है, वो सब में से गुजर के जाएंगे। लेकिन अगर हम इधर से एक वायर बल्ब के बगैर ही अटैच कर दें, तो अल्टरनेटिव वे मिल गया, करंट इसकी बजाय या इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से फ्लो करने की बजाय वो डायरेक्ट ही एमीटर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये कौन सा आपका सर्किट होगा, सीरीज। ये नेक्स्ट चलेंगे अब, पोटेंशियल डिफरेंस। when one end of when one end ए से यहाँ पर क्या मुराद लिया जा रहा है, एरिया of a conductor is connected to the positive terminal and its other end B is connected to the negative terminal of the battery। जब आपका वो कह रहा है जी, क्या है जी, कंडक्टर जो है एक जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो ए साइड पर और बी साइड पर वो नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये देखें, ये बैटरी का जो सिंबल है, मैंने पहले भी बताया था आपको सिंबल याद रखने पड़ेंगे। एक एरो बड़ा और एक लाइन बड़ी और एक छोटी, और बड़ी वाली पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली नेगेटिव को। ये आपकी बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, ये अलामतें जो है। अब ये नेगेटिव वाला जो है, ये देखें, ये नेगेटिव वाला जो है ये बी से अटैच किया गया है टर्मिनल से, और ये पॉजिटिव वाला ए से। यही बात उसने की है। then the potential at A becomes higher than the potential at B। तो आपका जो पोटेंशियल है वो ए की तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और बी की तरफ कम हो जाएगा। दिस काजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। और इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा दोनों एंड पर, किसके, कंडक्टर के। द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो सिंपल सा इतनी बार हमने पढ़ लिया आज की रिवीजन क्लास में, कि जितनी देर तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी देर तक करंट फ्लो करता रहेगा। द एजेंसी विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इन द कॉपर वायर इज द बैटरी। अब वो कह रहा है कि जो एजेंसी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है वो कौन सी है, आपकी बैटरी है। बैटरी को जब आपने कंडक्टर के साथ अटैच किया तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस आया। जब तक आपकी बैटरी चार्ज होगी तब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यही एजेंसी है ना, असल में तो पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड कर रही है।
यही बात उसने की है कि द एजेंसी विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इन द कॉपर वायर इज द बैटरी एज द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल थ्रू द कंडक्टर। आपका जो करंट है वो कंडक्टर में से गुजरता रहेगा, कहाँ से कहाँ, किस तरफ को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, और इस एनर्जी को, जब वो करंट गुजर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो क्या होगा, उसमें एनर्जी जो है वो भी पैदा होगी, और उस एनर्जी का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर, उससे हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हीट एनर्जी, जो हम हमारी जरूरत है उसमें हम उसको चेंज कर लेंगे, उस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। when current flows through the conductor, it experiences a resistance in the conductor by collision with atom of the conductor। जी ये थोड़ी सी डिटेल से बात समझाने वाली, क्योंकि आगे जाके ये कंसेप्ट आपके बहुत ही काम आएगा। ये जी एक मेटल है, ये मेटल किस चीज से मिलके बनी है? नेगेटिव ने आपका कुछ बिगाड़ा हुआ है? नेगेटिव और पॉजिटिव किस चीज में होते हैं? एटम में। आपके एटम ही तो मिलती है ना, बॉन्ड जब बनते हैं तो आपके एटम मिलती हैं। अब ये एटम से मिलके बनी है, इस तरह एटम की शीट्स हैं, ऐसे ही है, एटम्स हैं, दरमियान में कोई रास्ता भी है। ये एटम है, मैं सिंपल सी स्ट्रक्चर थोड़ा सा आसानी के लिए आपकी बना रहा हूँ। अब मेटल में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किस चीज से मिलके बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से, ऐसे ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे इस तरफ को, ये इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से टकराया, आगे इसके साथ टकराया, फिर यहां से ये मूव किया, इस तरफ को आया, और आगे आके फिर इससे टकराया, फिर टकराने के बाद क्या होगा, वापस होके फिर ये रास्ता बनाते हुए आगे जाएगा, आगे फिर एटम है। जरा पूरी मेटल ही एटम से मिलके बनी है, आगे एटम तो मौजूद ही है। एटम की तहें होती है ना मेटल बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड में, अगर आपको 9th क्लास का स्केच जहन में आ जाए तो जो आपकी वायर है वो एटम से मिलकर बनी है, उसमें तो एटम मौजूद है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब जैसे ही आप उसको चार्ज वो देते हैं, बैटरी से कनेक्शन करवाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, तो आपके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक खास डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। यही पढ़ा ना अभी हमने, कि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में जब जाना शुरू कर देंगे तो जो एटम आगे मौजूद हैं, क्योंकि वायर तो एटम से मिलकर बनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एटमों से टकराएंगे। जब इनसे टकराएंगे तो क्या होगा, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, तो क्या होता है? हाँ ठीक है, हीट पैदा होती है, गर्म हो जाती है। तो इसी तरह ये वाला कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा, ये वाले स्केच आपके जहन में एक ढांचा बन गया होगा। ये बार बार ये कंसेप्ट इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। 9th क्लास में हमने मेटेलिक बॉन्ड में ये डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि when current flows through the conductor it experiences a resistance in the conductor। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करता है उसका, कह लें कि भी तजर्बा होता है किस चीज का, रेजिस्टेंस का, इन द कंडक्टर बाय कोलिजन विद एटम। एटम के टकराने से क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा होती है of the conductor। The energy supplied by the battery is utilized in overcoming the resistance। जी इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, देखें ये एक किस्म का, दो चीजें जब आपस में टकरा रही हैं तो मुकाबला ही हो रहा है, तो जीतेगा कौन?
जिसकी पावर ज्यादा हुई, और एनर्जी कितनी जाया हो जाएगी, जिसकी पावर कम है उतनी एनर्जी दूसरे वाले की कम होगी, वो जाया होगी। तो अब वो कह रहा है कि इसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो करवाना है, वो एनर्जी आपकी बैटरी की जाया होगी, फिर ही आपका उससे ज्यादा जब होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज यूटिलाइज्ड, के एनर्जी जो बैटरी दे रही है वो इस्तेमाल हो जाती है किसके लिए, ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस, इस रुकावट को ओवरकम करने के लिए, एंड इज डिसिपेटेड, जाया हो जाती है, एज हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हीट एनर्जी की सूरत में जाया हो जाती है या फिर किसी और शक्ल में। The dissipation of this energy is accounted for by the potential difference across the two ends of the light bulb. इस चीज को आप अकाउंट कर सकते हैं किसके जरिए, दोनों एंड्स के दरमियान में बल्ब लगाना कर मेजर भी कर सकती हैं, ठीक है ना। और जब आप बल्ब लगाती हैं तो उससे आपको नजर आ जाता है कि इसमें आपकी हीट एनर्जी भी है। अभी वाले तो ये ग्लो करती हैं, जो पुराने बल्ब होते थे येलो कलर के, 50 60 वाट का 100 वाट का, जो उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट क्या होता है, ही रेजिस्टेंस है। जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो आपस में रेजिस्टेंस की वजह से टकराते हैं, जब टकराने की वजह से उस हीट पैदा होती है, हीट की वजह से वो ग्लो करते हैं। जी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जरा हाईलाइट कर लें। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एक आपके पास कंडक्टर है, इस डेफिनेशन को डायग्राम से समझते जाएं फिर बोलेंगे। ये देखें, ये वो कहता है जी पोटेंशियल डिफरेंस, फर्क इस तरफ का और इस तरफ का फर्क, अक्रॉस द टू एंड्स, दो, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इस तरफ से डायग्राम थोड़ी सही है। एक एंड ये वाला है, एक ये वाला है, इन दोनों के दरमियान वो कहता है जो डिफरेंस है, फर्क है दोनों एंड्स पर, ऑफ अ कंडक्टर काजेज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वजह बनता है किस चीज की, डिसिपेशन की, किस चीज की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरी एनर्जी की किसी दूसरी शक्ल में चेंज होने की वजह बनता है, एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट, जैसे ही इस सर्किट में इसके साथ सर्किट अटैच किया जाता है और उस सर्किट में से आपका करंट गुजरता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर काजेज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ज़िया का या इस्तेमाल का जरिया बनता है, इधर इनटू अदर फॉर्म्स, जो कि इस एनर्जी को दूसरी अशकाल में तब्दील करता है, बदलता है, जब इसमें से करंट गुजरता है इस सर्किट में से। अब इस सर्किट में जो भी चीज लगी होगी, अगर बल्ब लगा है तो वो ग्लो करेगा, अगर हीटर लगा है तो वो हीट पैदा करेगा, अगर आप इसमें स्पीकर लगा दें तो वो साउंड एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है ना। इसमें डेफिनेशन एज सच नहीं है, इसमें कह लें कि इस्तेमाल लिखा हुआ है, इसको डेफिनेशन के तौर पर भी आप लिख सकते हैं एग्जैक्ट, फिर भी मैं मजीद इसका सर्च आउट करके आपको एग्जैक्ट भी लिखा दूंगा। जी ऐसा ही यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। या 1 वोल्ट की डेफिनेशन बहुत अहम है। A potential difference of 1 volt across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consume 1 joule of energy. When a bulb is lit, the energy is taken from the current and is transformed into light and heat energy. इसको इतनी कर लें।
a potential difference of 1 volt across the bulb mean that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consume 1 joule of energy. इतना करना है। ये भी ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, a source of electromotive force. EMF converts non-electrical energy into electrical energy. जी वो कहता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपकी केमिकल एनर्जी जैसे ये बैटरी आपकी एक ये सेल शो किया गया है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। वो वो एनर्जी जो इस केमिकल एनर्जी को जो सेल में मौजूद है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज जो करेगी उसको क्या कहा जाएगा, EMF। एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ EMF आर बैटरीज। EMF की मिसालें क्या हैं जी, बैटरीज हैं, थर्मोकपल्स हैं एंड जनरेटर्स। जनरेटर क्या करते हैं, आप पेट्रोल वगैरह है जो पेट्रोल जो है ये क्या है, केमिकल है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका जनरेटर ही चेंज कर रहा है ना। अब वो कह रहा है कि वो चीज जो आपकी किसी भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। When a conductor is connected to a battery, current flows through it due to potential difference. जब आप जनरेटर, सिंपल सा है, जनरेटर में पेट्रोल डालें और उसको चला दें तो उससे आपके घर के बल्ब रोशन हो जाएंगे, नहीं। जब कब तक नहीं होंगे, जब तक आप उसके साथ कनेक्शन नहीं करेंगे। कनेक्शन जब करेंगे तो वो किस चीज का करेंगे, कंडक्टर का ही करेंगे ना जिसमें से करंट गुजरता है। प्लास्टिक की तार डाल के तो नहीं ना आपका बल्ब जलने लगा। तो वो कह रहा है कि जब हम कंडक्टर को अटैच करते हैं, एक सर्किट अटैच कर देते हैं जनरेटर के साथ या बैटरी के साथ, तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि जनरेटर करंट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी जगह पर करंट है नहीं, तो दोनों तरफ डिफरेंस है। तो करंट वहां से फ्लो करके आपके बल्ब की तरफ, आपके घर की जो वायर्स हैं, जहां जहां डिजायर है करंट वहां तक फ्लो करके जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। For the continuous flow of current through a wire, battery supplies energy to the charges. कंटिन्यूस करंट के फ्लो के लिए होगा, बैटरी एनर्जी सप्लाई करते रहेगी, या आपकी जो जनरेटर है जब तक चलता रहेगा उस वक्त तक कंटिन्यूसली उसको पावर या एनर्जी सप्लाई होती रहेगी, तो करंट आपका कंटिन्यूली फ्लो करता रहेगा। The positive charge leaves the positive terminal of the battery, passes through the conductor and reaches to the negative terminal of the battery. जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ेगा और वो कंडक्टर से गुजरता हुआ नेगेटिव की तरफ आएगा, और इसी तरह आपका नेगेटिव जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को छोड़कर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। द बैटरी मस्ट सप्लाई एनर्जी से W to the positive charge to drive it to a point of higher potential, positive terminal. Now we define EMF of the source as जी। अब वो कह रहा है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़कर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो कोई ना कोई उसको एनर्जी दी गई है। वो एनर्जी जो है वो कौन दे रहा है, आपकी बैटरी या आपका जनरेटर दे रहा है, ताकि वो फ्लो कर सके, मूव कर सके आपका चार्ज। और वो एनर्जी जो वो प्रोवाइड कर रही है आपकी बैटरी या जनरेटर, उसको क्या कहा जाएगा, W कहा जाएगा, कैपिटल W जो है, यानी कि वर्क या वाट कह लें इसको जी। इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। EMF क्या है, ये एक एनर्जी है
जो के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, हर पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड की गई है। व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, जब ये एक क्लोज सर्किट में मूव कर रहा होगा या बह रहा होगा, और या फिर द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वो एनर्जी कहां से आई? जो पॉजिटिव चार्ज को दी है उसको धक्का लगा के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक लेके गए हैं, वो एनर्जी कहां से आई? वो पेट्रोल के बर्न होने से आई ना जनरेटर में, ऐसे ही है ना। तो वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होके आई है ना, नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुई है ना। वो पहले तो केमिकल एनर्जी थी ना पेट्रोल जो है। इसलिए वो कह रहा है द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन वन कॉलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी, जब एक कॉलम चार्ज पॉजिटिव का बैटरी से गुजरता है। अब ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी? एनर्जी ओवर चार्ज। ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी को डब्ल्यू से यानी कि वाट, और चार्ज को क्यू से। अब इनके नाम भी उन्होंने लिख दिए। वेयर ई इज द ईएमएफ, डब्ल्यू इज द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, एंड क्यू इज पॉजिटिव चार्ज। द यूनिट फॉर ईएमएफ इज जॉल पर कॉलम, which is equal to volt in system international SI system. Hence, if the EMF of battery is 2 volt, the total energy supplied by the battery is 2 joule. अगर 2 वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड हुई है तो उसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा? 2 जूल होगा। व्हेन वन कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो द क्लोज सर्किट, जब एक कॉलम चार्ज फ्लो करेगा तो फिर क्या होगा? 2 जूल उसकी क्या होगी? एनर्जी होगी जो सप्लाई की गई है। जी पहले हमने करंट के बारे में पढ़ा, करंट की मेजरमेंट पढ़ी। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा, ईएमएफ को पढ़ा कि वो कैसे ईएमएफ एनर्जी जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। अब हम इसकी मेजरमेंट पढ़ेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट e.g. लाइट बल्ब कैन बी मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके जरिए मेजर कर सकते हैं? वोल्ट मीटर के जरिए। ये एमसीक्यूज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी पोटेंशियल एनर्जी हम किसके जरिए मेजर करेंगे। वो नीचे आ जाएगा वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, इस तरह डिफरेंट ऑप्शन होगी। Voltmeter connected directly across the terminals of the component. The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the voltmeter, and the negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the voltmeter. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखें, ये पॉजिटिव है बैटरी का, यहाँ से स्विच में आया, स्विच से बल्ब में, और बल्ब से भी ये पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से है। इसी तरह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बल्ब की तरफ आया और वहां से नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया। एन आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव वेरी लार्ज वैल्यूज। जी हमारा जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत लार्ज होगी, हाई होगी, ऑफ रेजिस्टेंस। किस चीज की? रेजिस्टेंस की। उसके अंदर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि इसमें जो वायर इस्तेमाल की जाएंगी वोल्ट मीटर के अंदर उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। और जो हमने एमीटर क्या किया था, उसमें क्या था? उसमें के अंदर रेजिस्टेंस कम से कम होगी ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो करे और हम एग्जैक्ट करंट मेजर कर सकें। और इसमें क्या है? वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ताकि हम एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि डिफरेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसको
गुजरने में प्रॉब्लम होगी, उससे हम अंदाजा लगा सकेंगे कि पीछे से कितनी पावर आ रही है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर को मेजर कर सकेंगे ना, क्योंकि अगर पावर कम होगी तो वो उसमें से फ्लो ही नहीं करेगा। अगर फ्लो नहीं करेगा तो इसकी जो सुई है ये मूव नहीं करेगी। जी, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जी, वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है? पैरेलल सर्किट में। अब ये देख लें कि दो सर्किट बन गए हैं। इधर से अगर बैटरी में से करंट आया जी, ये बैटरी में से, इसको देखें जरा, बैटरी में से करंट आया, ऐसे ही है, तो वो वोल्ट मीटर में आए बगैर बल्ब से गुजरता हुआ सीधा भी जा सकता है, ठीक है ना। या फिर ये होगा कि वो बल्ब में से ना गुजरे, इधर से इस वायर से होता हुआ इधर से इस वायर के साथ इधर कनेक्ट हो जाए, तो दो रास्ते बन गए। मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था, बेसिक कंसेप्ट क्या दिया था कि अगर आपका सीधी सर्किट होगी तो एक ही रास्ता होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। पैरेलल में अल्टरनेटिव वे होगा, अल्टरनेटिव रास्ता होगा, मुतबादल रास्ता होगा। जी, अब पहले हमने वोल्ट मीटर की मेजरमेंट पढ़ी है कि किस तरीके से होगी, वोल्ट मीटर के जरिए से वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ईएमएफ की, एनर्जी की। इन जनरल ईएमएफ रेफर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। आमतौर पर ईएमएफ को क्या किया जाता है जी, कि कहते ही रेफर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स के इर्द गिर्द कितना डिफरेंस है, उसके साथ रेफर कर दिया जाता है कि ईएमएफ इतनी है। When it is not driving current in the external circuit, जब इसको एक्सटर्नल सर्किट में ये करंट ना दे रहा हो। So in order to measure EMF of a battery, we connect voltmeter directly with the terminals of the battery। इसमें हम बल्ब वगैरह नहीं लगाते, डायरेक्ट ही वोल्टमीटर को अटैच कर देते हैं, ठीक ना। और उससे क्या होगा, हम डायरेक्ट ही उसकी एनर्जी को मेजर कर सकेंगे। और फिर बाद में वही चीज आ गई कि वोल्ट मीटर में आपकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, ताकि हम उसकी पावर का अंदाजा लगा लें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसकी वर्क पावर कितनी है, कि वो उस जो रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है उससे ओवरकम उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जी, नेक्स्ट टॉपिक आ गया 14.4 ओहम्स लॉ। जी, पहले इसको एक्टिविटी दी हुई है, हम एक्टिविटी से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट, करंट की मकदार पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जो किसी कंडक्टर में से गुजर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आपका मैथमेटिक्स में क्लास 8 में 7th में क्लियर हो चुका होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है जी, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट का फ्लो भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है करंट का फ्लो भी कम होगा। इस तरह के रिलेशन को कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो, इस तरह के रिलेशन को दो क्वांटिटीज के क्या कहा जाता है, डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो उसके एंड पर प्रोवाइड किया जाएगा कंडक्टर के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। लेकिन उसमें आपको चीज कौन सी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, आपका टेम्परेचर और दूसरा फिजिकल स्टेट। ये नहीं होगा कि एक दफा आप कोई और कंडक्टर इस्तेमाल कर लें, एक दफा एल्यूमिनियम कर लें, दूसरी दफा कॉपर करें, नहीं, एक ही होगा और उसका टेम्परेचर भी सेम ही होगा। ये टेम्परेचर का क्यों सेम रखने का कहा गया है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ये मैंने वायर का आपको कंसेप्ट दिया था, उसमें एटम का बताया था ना, करंट गुजर रहा है। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एटम्स के मॉलिक्यूल जो हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वाइब्रेट करेंगे तो जो इसके अंदर खला है वो कम नहीं होगा, वो इसमें करंट इधर से गुजरना है तो उस वक्त हो सकता है वो वाइब्रेट करता है, एटम इसके आगे आ जाए। जब वो इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरने चले तो वो इधर वाइब्रेट करता हुआ आ जाए। वाइब्रेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रो एटम जो है मूव कर रहे होंगे, तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है।
हीट होने से आपके वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर है? इसलिए टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए इस रूल के लिए, इस लॉ के लिए। जी अब कहता है जी I ये वही आ गई ना बात के करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेंगे, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। और इसको आप जब कांस्टेंट ला लेंगे डायरेक्ट रिलेशन में, तो आपका कांस्टेंट क्या आएगा? करंट, सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको सेम रखनी पड़ेगी, और उस रेजिस्टेंस को सेम रखने के लिए आपको फिजिकल स्टेट भी सेम रखनी पड़ेगी मेटल की, और दूसरा टेम्परेचर भी। टेम्परेचर अगर सेम नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगी। इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पर एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है। वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन रेजिस्टेंस जो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। जब आप कांस्टेंट लगाते हैं तो प्रोपोर्शन जो है इक्वल में चेंज हो जाता है। वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज यूज्ड is the resistance of the conductor. Its SI unit is ohm, denoted by a symbol। ये सिंबल देख लें, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ओम पढ़ा जाएगा। इस सिंबल को क्या पढ़ा जाएगा? ओम। इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V, a straight line will be obtained। जी अगर हम वो कहते हैं जी ग्राफ बनाए, तो वो क्या होगा जी? स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। जी अब इसकी एक्टिविटी को भी देख लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये देख रहे हैं, सीधी लाइन होगी बिल्कुल। लेकिन अगर कंडीशन फॉलो होगी आपका, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये लाइन सीधी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कुछ देर करंट फ्लो करेगा, जब करंट और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से जब टकराएंगे तो आपकी वायर क्या हो जाएगी? हीट अप होना शुरू हो जाएगी। जब वायर हीट अप होना शुरू होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से आपके मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रो करंट जो है कम फ्लो होगा। ऐसे ही है, आस्ता आस्ता उसकी फ्लुएंस जो है या उसका बहाव कम होगा, तो वो सेम नहीं रहेगा। इसलिए तो उन्होंने शर्त रखी है कि रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और ये ग्राफ वैसे तो जो ओहम लॉ के मुताबिक ऐसा बनना चाहिए, लेकिन जब उसका रेजिस्टिविटी चेंज होती है आस्ता आस्ता, तो वो एक कर्व की शक्ल ले लेता है। ठीक है ना? जैसे ये देखें ना, टेम्परेचर उसकी बनाई हुई है ये जो है रेजिस्टेंस की, टेम्परेचर रेजिस्टेंस की। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है कम होता है, रेजिस्टेंस कम होती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर का ये डायग्राम है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। और अगर टेम्परेचर कम होता जाएगा, हाँ इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं बाद में। अभी हम पढ़ रहे हैं ओह्म्स लॉ। डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी इक्वेशन पढ़ी है, उसका बेसिक कंसेप्ट लिया है, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अ निक्रोम वायर, एक निक्रोम वायर लें ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंथ, जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, एंड अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट, और उसको कितना वोल्ट दें? 1.5 ऑफ अ बैटरी एज इन शोन इन फिगर, फिगर में दिखाई गई है। मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर यूजिंग एन एमीटर, और फिर उसको एमीटर के जरिए क्या करें? मेजर करें। मेजर करना है करंट को, करंट के फ्लो को कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? थ्रू द वायर यूजिंग एन एमीटर कनेक्टिंग टू इट इन द सीरीज, इसको सीरीज में लगा के, ये देखें एक ही रास्ता है वोल्टेज से। लेकिन अब नेक्स्ट चलते हैं। आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर यूजिंग वोल्टमीटर क्रॉसिंग कनेक्टेड अक्रॉस।
अब एम मीटर के लिए हमें सीरीज सर्किट होनी चाहिए, एक ही वे होना चाहिए। अब अगर देखें ना करंट के फ्लो के लिए, करंट इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहे हैं, चाहे इस रास्ते से भी जाएं, इधर से तो गुजरना ही पड़ेगा। करंट के फ्लो का तो एक ही है, ये सीरीज में लगा हुआ है। बैटरी के लिए अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी फ्लो करके डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। और आपका एम मीटर जो है हमेशा सीरीज में होना चाहिए, एक ही रास्ता होना चाहिए, और वोल्टेज के लिए हमेशा पैरेलल होना चाहिए। दोनों पढ़े ना अभी हमने ऊपर, ये उस हिसाब से सर्किट बना हुआ है जी। नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्टेन द सेट ऑफ रीडिंग फॉर करंट एंड वोल्ट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है जी, पहले एक बैटरी लगाई या एक सेल लगाया, फिर दो कर दें, फिर तीन कर दें, और उसके बाद उसकी करंट को भी मेजर करते जाएं और वोल्ट्स को भी करते जाएं मेजर। प्लॉट अ ग्राफ, फिर एक क्या है जी, ग्राफ बनाए बिटवीन आई एंड बी, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर वो उन्होंने सारा नहीं दिया, ये तो एक्टिविटी प्रैक्टिकल में होगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो पहले आप देख लें कि 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर करंट होगा, फिर 2 वोल्ट होगा, 2 एम्पियर करंट होगा। तो आपका तो ये पॉइंट आपने ड्रा करते जाना है प्रैक्टिकली। फिर 3 एम्पियर हो, 3 वोल्ट होंगे तो 3 एम्पियर करंट होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट बनते जाएंगे, उसके बाद आप इसकी लाइन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये सीधी लाइन बन गई, ऐसी है ना। तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने इसका दे दिया है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। रेजिस्टेंस आ गया जी। रेजिस्टेंस के बारे में पहले ही पढ़ा, रुकावट है वो। आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं फिजिक्स में क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर ओपोजिशन, जो ऑफर करती है रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में, इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, वो इसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस। दिस ऑपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये ऑपोजिशन, ये रुकावट किसकी वजह से बनती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और जो मेटल जिस एटम से मिलकर बनी है उनके टकराव की वजह से। इसकी शुरू में डायग्राम के जरिए मैंने डिटेल समझा दी थी ऑपोजिशन की वाली। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज ओहम। द SI unit of resistance R is ohm. If we put volt 1, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट करें दें, और जो करंट है वो 1 एम्पियर हो, द वैल्यू ऑफ R विल बी 1 ओम। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, जब हम किसी भी कंडक्टर के इर्द गिर्द दोनों तरफ कितना वोल्ट प्रोवाइड करें, 1 वोल्ट, इसके एंड्स पर कितना वोल्ट प्रोवाइड करें, 1 वोल्ट, तो अक्रॉस द एंड्स, एंड दोनों एंड्स पर, एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, और इसमें से करंट भी कितना पास करे, 1 एम्पियर, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो तब उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम होगी जी। इतना कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें जी। वोल्ट करंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। जी, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्यों कहा गया है। ओहमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होंगे जिसमें रेजिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन आपके पास जितने भी कंडक्टर हैं वो ओहमिक नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस आस्ता आस्ता बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से, कि मैंने पहले भी कंसेप्ट दे दिया है। ओहम लॉ इज वैलिड, ये शुरू में मैंने एक कंसेप्ट दिया था जब हम एसएलओ पढ़ रहे थे, वही हुके वाला, कि कहां पर वैलिड है, कहां पर लागू होना है, कहां पर नहीं। वो जो एग्जाम्पल थी वो बेजान चीजों के लिए थी, वो ठंडी हो जाती है, ऐसी है ना, जानदार पे वो अप्लाई नहीं करना। इसी तरह वो कहता है जी ओहमिक लॉ कहां पर वैलिड है, कहां तक महदूद है, लिमिटेशन देखा था ना वहीं से हमने, मैंने कंसेप्ट दिया था ना, हदूद या महदूद कहां तक है। मटेरियल डेट ओबेज ओहम लॉज, कहता जी ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करें, एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस,
और उनकी रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, एक जैसी रहे, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, चाहे उनको जितना मर्जी वोल्टेज दिया जाए, आर सेड टू बी ओमिक, उनको क्या कहा जाएगा, ओमिक। मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंजेस विद वोल्टेज आर करंट आर नॉन ओमिक, और वो मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहे वोल्टेज कम ज्यादा करने से, करंट के फ्लो को कम ज्यादा करने से, वो नॉन ओमिक होंगे। कहते जी ओमिक कंडक्टर हैव लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, ये जो हमने ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट दिया, ये लीनियर होगा, लेकिन जो नॉन ओमिक होगा, द स्ट्रेट लाइन शोज इन द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ohm's law is obeyed, for example most metals show ohmic behavior, non-ohmic material have a non-linear voltage current relationship, for example filament lamp, आपका जो फिलामेंट लैंप है वो देखिए ना, ये देखिए जी वोल्टेज है, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज ज्यादा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए, फ्लो के लिए, करंट के लिए, क्योंकि तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेंगे। इसी तरह वो कहता है जी फिलामेंट लैंप आ गया, एंड थर्मिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजेज एज इट गेट्स हॉटर, फिलामेंट जैसे जैसे उसमें से करंट गुजरता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी हीट की वजह से, which is shown by the gradient getting steeper. A thermistor, a heat sensitive resistor behaves the opposite way, और जो थर्मिस्टर होगा उसमें उल्ट होगा, its resistance decreases as it gets hotter. This is because on heating more free electrons become available for conduction of current. हीट ज्यादा होने की वजह से करंट के इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी थर्मिस्टर में, ठीक है ना। ये दो उन्होंने इसके भी ग्राफ दे दिए हैं, और ये आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है, ये चार्ट बना, ये शुरू में मैंने बताया था कि उन्होंने स्केच का कहा है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये अभी तक हमने तकरीबन पढ़ लिए हैं, बस आपका सीधा सीधा इनको थोड़ा सा क्लियर करना है मैंने, कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। एक तो सिंपल सा हीट है, ऐसे ही है, इसकी रीडिंग अब आप खुद करेंगे, इसका कंसेप्ट तकरीबन क्लियर है। सबसे पहले वो कहता है जी कि ये बाकी रीडिंग कर लेंगे, मैं आप इसके मेन पॉइंट समझाने लगा हूँ। द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर, इसके साथ असाइनमेंट देख लें कि इसकी रीडिंग करके जो वर्ड आपको नहीं आते वो हाईलाइट करके लेके आना, ताकि नेक्स्ट जो मैं टॉपिक या लेक्चर शुरू करूंगा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें पहले वो वर्ड मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, वो हाईलाइट लाजमी करके लेके आना स्टूडेंट्स ने। द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ये थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। देखें जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, एटम मौजूद है, सारी वायर एटम से मिलके बनी है ना, मेटल में मेटालिक एटम होते हैं, ऐसे ही है ना। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए इतने एटम्स की रुकावट है, लेकिन अगर इसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो जाए तो फिर ज्यादा एटम की रुकावट नहीं होगी, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रुकावट ज्यादा, जितनी रुकावट ज्यादा है तो वो रुकावट होती रेजिस्टेंस है, ओपोजिशन ही है ना। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, जितनी वायर की लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये कंसेप्ट सिंपली क्लियर हो गया होगा। दूसरा है द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी दूसरा कंसेप्ट क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए। अब देखें, पहले वायर ये वाली हम बना रहे थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन ने गुजरना है, आगे एटम मौजूद है, ऐसे ही है। लेकिन अगर वायर की हम चौड़ाई ज्यादा कर दें
वायर मोटी इस्तेमाल कर लें, इलेक्ट्रॉन वही गुजरने हैं, तो एटम के दरमियान गैप ज्यादा होगा ना। एटम बेशक ज्यादा होंगे लेकिन गैप भी तो ज्यादा ही होगा, उसमें उसको फ्लो में आसानी होगी। देखिए आपने उसका एरिया बढ़ाया है, एरिया बढ़ाया है, लेकिन रुकावट कम हो गई, तो ये कौन सा रिलेशन बना? इनवर्सली। दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है। जी नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। ये मैथमेटिकली फिर नेक्स्ट टाइम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, या फिर ये देख लें कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब इनको दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। और जब प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? इक्वल आता है, लेकिन हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। प्रोपोर्शनल को जब भी हमने इक्वल में चेंज करना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जैसे उधर रेजिस्टेंस का लगाया था, इधर कौन सा लग रहा है? रो का लग रहा है। और रो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस या एटम्स इन अ सब्सटेंस, कि उसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना। देखिए ये एक वायर लिया आपने, उसमें जो एटम है जिनसे वो मिलके बनी है, ये तो नहीं होगा कि आप करंट का फ्लो करवाएं वो कम ज्यादा हो जाए। जितने एटम से मिलके बनी वो उतने रहेंगे, उसकी डेंसिटी तो वही रहेगी ना, उसकी क्वांटिटी उसके हुजम के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से तो उतनी रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। उसकी कंसंट्रेशन या डेंसिटी सेम रहेगी। और ये रो है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? डेंसिटी के लिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए। क्लियर हो गया? अब ये मैथमेटिकली भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा, जी ये दो ही हैं, दो फैक्टर ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जी कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर का पहले भी मैंने समझा दिया, इतनी डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, इनकी डेफिनेशन ही कर लें आप। कि कंडक्टर्स वो मेटल्स या वो आपकी चीजें हैं, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें से करंट गुजर सके, वो आपका कंडक्टर है। और जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा वो आपका इंसुलेटर है। और साथ उसकी एग्जांपल दो तीन लिख दें। कंडक्टर में आप कॉपर वायर लिख दें, सिल्वर वायर लिख दें, इस तरह के डिफरेंट मेटल्स के बारे में लिख दें, उनकी वायर, वो आपकी कंडक्टर है। और इंसुलेटर में आप रबड़ लिख दें, रबड़ के अलावा आप प्लास्टिक लिख दें, वुड लिख दें, जिसमें से करंट नहीं गुजरता। क्लियर है? ये इसमें ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है।